प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ राष्ट्रीय आंदोलन। विद्यार्थियों, हम राष्ट्रीय आंदोलन पर एक वैचारिक परिचर्चा करेंगे और ये किस प्रकार से राजनीतिक धरोहर के रूप में जो है हमारे सामने आता है, इसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार से हमारी राजनीतिक धरोहर है। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम बहुत सारे बिंदुओं को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे राष्ट्रीय जागरण के विभिन्न कारणों की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे, फिर राष्ट्रीय आंदोलन में वैचारिक परिचर्चा अथवा संवाद के बारे में बात करेंगे, जुझारू अथवा अतिवादी राष्ट्रवादी चरण, राष्ट्रवादी आंदोलन का उदारवादी और उग्रवादी दोनों आंदोलन के चरणों के बारे में बात करेंगे, होम रूल आंदोलन, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सांप्रदायिक चुनौती, मार्क्सवाद का आगमन, गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन, स्वाधीन संग्राम में आजाद हिंद फौज की भूमिका, सांप्रदायिक दंगे, देश का विभाजन और स्वतंत्रता और राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक धरोहर। इन सभी बिंदुओं की हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना को लेकर चलते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो राष्ट्र या कबीले किसी अन्य शक्तिशाली राष्ट्र के चुंगल में फंस जाते हैं, उन्हें यह अधिकार नहीं रहता कि वे स्वेच्छा से अपनी सरकार का स्वरूप निर्धारित कर सकें। मतलब जो राष्ट्र या कबीले जो हैं, यदि किसी शक्तिशाली राष्ट्र के चंगुल में फंस जाते हैं, उसके नियंत्रण में आ जाते हैं, तो उस राष्ट्र को या उस कबीले को कोई अधिकार नहीं रहता कि वे अपनी स्वेच्छा से कोई कार्य कर सके या अपनी स्वेच्छा से अपनी सरकार को निर्धारित कर सके। विद्यार्थियों, यही कारण है कि साम्राज्यवादी शोषण से मुक्त होने का प्रयास करते हैं वे, और प्रथम विश्व युद्ध के समय तक राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का सिद्धांत व्यापक स्वीकृति पा चुका था। उपनिवेशों और पराधीन देशों का यह दावा था कि स्वयं उन्हीं को यह निर्णय करने का अधिकार है कि उनकी सरकार कैसी होगी। जो उपनिवेश हैं, पराधीन देश हैं, वो उन्हें इन देशों को ये दावा था कि स्वयं उन्हीं को ये निर्णय करना है कि उसकी सरकार कैसी हो। भारत में राष्ट्रीयता का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही हो गया था। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो राष्ट्र या जो कबीले किसी न किसी शक्तिशाली राष्ट्र के अंतर्गत किसी न किसी शक्तिशाली देश के नियंत्रण में रहते हैं, वो अपने आधार पर स्थायी या अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अपनी सरकार का निर्माण नहीं कर सकते, और ऐसी साम्राज्यवादी शोषण से मुक्त होने का प्रयास वो निरंतर करते रहते हैं। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत जो है काफी हद तक स्वीकृति पा चुका था, और उपनिवेश और पराधीन देशों का यह दावा था कि वे स्वयं ही अपने निर्णय करने का अधिकार अपनी सरकार को दें। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय जागरण के विभिन्न कारण क्या थे। विद्यार्थियों, 19वीं शताब्दी में जो राष्ट्रीय जागृति आई, उसके लिए कई तरह की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियां उत्तरदायी थी। यहाँ हम राष्ट्रीय जागृति के विभिन्न कारणों की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात हम करते हैं समाज और धर्म सुधार आंदोलन की। विद्यार्थियों, 19वीं शताब्दी बौद्धिक क्रियाशीलता का युग था। समाज समाज जो कि अंधविश्वास के घेरे में बंद था, अपनी निद्रा से जाग रहा था। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदायों में एक नई चेतना फैली। हिंदू समाज में एक अरसे से बहुत सी कुरीतियां चली आ रही थी, अंधविश्वास चला आ रहा था, जैसे धर्म के नाम पर शिशुओं, विशेषकर कन्याओं की हत्या करना, सती प्रथा, समुद्री यात्रा का निषेध, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, स्त्री शिक्षा का विरोध और जन्म, विवाह, मृत्यु के अवसरों पर फिजूल खर्च। ऐसी कुप्रथाएं, कुरीतियां हिंदू समाज में काफी विद्यमान थी। इन कुरीतियों के विरुद्ध जिन संस्थाओं ने संघर्ष किया, उनमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी के नाम जाने जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय को नूतन भारत का उद्घोषक और पैगंबर भी माना जाता है। उनके द्वारा संस्थापित ब्रह्म समाज ने बाल विवाह, शिशु हत्या, सती प्रथा, मूर्ति पूजा और जाति बंधन के विरुद्ध संघर्ष किया था।
इसलिए राजा राम मोहन राय साधक की अपेक्षा राजनीतिज्ञ, सामाजिक नेता अधिक थे। ब्रह्म समाज द्वारा जो आंदोलन छेड़ा गया था, उसी के फलस्वरूप 1929 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित भी कर दिया गया था। ब्रह्म समाज की संस्थापना राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय जागरण के प्रतीक समझे जाते थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हैं राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय जागरण के प्रतीक भी समझे जाते थे। क्यों? क्योंकि वे एक धर्म व दूसरे धर्म में विभेद करना मूर्खता की बात समझते थे। उन्होंने भारतीयों को एक सूत्र में बांधने की चेष्टा की। आर्य समाज दूसरा ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदुओं की नींव टूटी और जिसने भविष्य की राजनीति पर एक गहरी छाप छोड़ दी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की और आर्य समाज ने भारतीयों में साहस और स्वाभिमान का भाव जागृत किया। आर्य समाज के प्रभाव में आकर बहुत से हिंदुओं के मन में स्वराज्य और स्वदेशी की भावना जागी। स्वामी दयानंद ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, विदेशी राज्य से चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य उसमें भले कितनी ही त्रुटियां क्यों न हो, सबसे अच्छा होता है। राष्ट्रीय चेतना के विकास की दृष्टि से स्वामी दयानंद का एक महत्वपूर्ण कदम यह भी था विद्यार्थियों की उन्होंने हिंदी को एक संपर्क भाषा बनाने पर बल दिया। ये देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश को कुछ विद्वानों ने समग्र क्रांति का अग्रदूत भी बताया। समग्र क्रांति का अग्रदूत किसे बताया? सत्यार्थ प्रकाश को बताया। आर्य समाज ने छुआछूत के विचार को अवैधिक बताया और स्त्री शिक्षा के लिए कन्या विद्यालय भी खोले। फ्रांस के प्रसिद्ध विचारक रोमा रोलिया ने कहा कि दयानंद की उग्र प्रौढ़ शिक्षाओं से भारत में राष्ट्रीयता का नवजागरण हुआ है। राष्ट्रीय भावना के विकास में रामकृष्ण मिशन का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो विद्यार्थियों देखो, राष्ट्रीय जागरण में सबसे पहले ब्रह्म समाज जो 1928 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, और आर्य समाज जो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के माध्यम से, और रामकृष्ण मिशन का भी महत्वपूर्ण योगदान बताया गया। रामकृष्ण परमहंस धर्म के जीते जागते स्वरूप थे। उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा स्वामी विवेकानंद ने उठाया। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में, विवेकानंद वह समुद्र है जिसमें धर्म, राजनीति, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता तथा उपनिवेशवाद और विज्ञान सबके सब समाहित होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को अवश्य पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने देशवासियों में साहस का संचार किया। भारतीयों में जो दीनता की भावना घर कर गई थी वह दूर होने लगी थी। इसी के साथ थियोसॉफिकल का अर्थ है ईश्वर संबंधी ज्ञान। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी और इस संस्था के दो संस्थापक थे, रूसी महिला ब्लेवास्की तथा अमेरिकन नागरिक कर्नल ऑलकॉट। 1882 ईस्वी में इसका मुख्य कार्यालय अडियार तमिलनाडु में लाया गया और 1893 में श्रीमती एनी बिसेंट जो कि एक आयरिश महिला थी, भारत आई और उन्होंने यहीं बस जाने का निश्चय किया। और बिसेंट का मत था कि भारत जैसे देश को किसी से लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। भारत आते ही वे भारत के सांस्कृतिक आंदोलन में कूद पड़ी थी। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया और सशक्त भारतीय राष्ट्रवाद की भी दुहाई दी। विद्यार्थियों, इस प्रकार विभिन्न सुधारकों और संतों ने हमारी चेतना को झकझोरा और भारत में राष्ट्रीयता की लहर को पैदा किया। प्रोफेसर AR देसाई ने कहा कि इन आंदोलनों में न्यूनाधिक मात्रा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक एकता, राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर जोर दिया गया और इन आदर्शों के लिए उन्होंने जोरदार संघर्ष भी किए। उन दिनों मुसलमान भी मूल धर्म से हटकर रूढ़ियों और अंधविश्वासों के शिकार बन गए थे। समय की मांग यह थी कि मुसलमान भी अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक ज्ञान विज्ञान से मुंह न मोड़ सकें। इसके लिए भारत के मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा की ओर आकर्षित करने का कार्य सर सैयद अहमद खां का था। तो देखिए, हिंदू धर्म के प्रति भी और मुस्लिम धर्म के प्रति भी आगे से आगे राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए बहुत से विद्वान आगे आए। उन्हीं के प्रयत्नों से अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला गया, जिसने बाद में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप भी ग्रहण कर लिया। सर सैयद अहमद खां ने स्त्री शिक्षा का प्रचार किया। प्रारंभ में सर सैयद अहमद खां राष्ट्रवादी थे, परंतु बाद में उनका यह विश्वास दृढ़ होता चला गया कि अंग्रेजों का विरोध करने में मुसलमानों की भलाई नहीं है। सर सैयद अहमद खां ने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए अपने आप को दूर रखा। उन्हें तो अधिक से अधिक सरकारी नौकरियां प्राप्त करने का
प्रयत्न करना चाहिए मुसलमानों को। वो उनका कहना था कि मुसलमानों को अधिक से अधिक सरकारी नौकरियां प्राप्त करनी चाहिए। राजभक्ति की इसी भावना ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को जन्म दे दिया और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी संख्या को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग होना पड़ा। इसके बाद विद्यार्थियों अहमदिया आंदोलन अहमद कादिनी के नेतृत्व में शुरू हुआ। उसने इसने गैर मुसलमानों के विरुद्ध संघर्ष को अनुचित ठहराया और सभी संप्रदायों के बीच भाईचारे की भावना का प्रचार शुरू किया। इन सभी आंदोलनों के अतिरिक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुदाई खिदमतगार आंदोलन चला, जिसके नेता खान अब्दुल गफ्फार खां थे। बाद में मुस्लिम नवोत्थान को इन लोगों के कार्यों से विशेष बल मिला और मौलाना हाली, मौलाना शिबली और सर मोहम्मद इकबाल इकबाल का ये तराना था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा राष्ट्रीयता से भरपूर है। ये देखिए विद्यार्थियों, सर सैयद अहमद खां। इसके बाद वे सांप्रदायिकता की दलदल में फंस गए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी हो गए। आधुनिक शिक्षा और साहित्य समाचार पत्रों की भूमिका। विद्यार्थियों, आधुनिक शिक्षा और साहित्य समाचार पत्रों की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी काफी प्रेरणा स्रोत रही। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध बहुत सी बातें कही जाती हैं, जो कुछ सीमा तक ठीक भी है। फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा विद्यार्थियों की अंग्रेजी के रूप में एक ऐसी संपर्क भाषा विकसित हो गई थी, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोग जैसे महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी, गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, श्रीनिवास शास्त्री, विपिन चंद्र पाल आदि एक मंच पर एकत्रित हो सके और पाश्चात्य साहित्य के संपर्क में आने से भारतीयों को लोकतंत्र, उदारवाद, समाजवाद आदि विचारधारा को पढ़ने का और समझने का पूरा पूरा अवसर मिला। जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल, रस्किन आदि विद्वानों ने हमें जागृत किया और इस समय देश में कई ऐसे पुस्तकें छप चुकी थी जिन्होंने जनता को बहुत ज्यादा प्रभावित भी किया था। विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जिसमें 1880 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण का बड़ा सजीव चित्रण प्रस्तुत किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ भी एक क्रांतिकारी रचना थी। वंदे मातरम गीत भी उसी उपन्यास की ही देन है। विद्यार्थियों, यह उपन्यास 1882 में छप चुका था। राजनीतिक चेतना के विकास में समाचार पत्रों ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलकत्ता से प्रकाशित अमृत बाजार पत्रिका, लाहौर से प्रकाशित द ट्रिब्यूनल तथा मुंबई से प्रकाशित द इंडियन सोशल रिफॉर्मर आदि पत्रों के माध्यम से सामाजिक सुधारों और राजनीतिक अधिकारों की मांग उठी। मराठा, बंग दर्शन और हिंदू आदि पत्रों में प्रकाशित लेखों से तो वातावरण में काफी गर्मी आई। अखबारों और पत्रिकाओं को सरकार इतना ज्यादा खतरनाक समझती थी कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया गया, जिसने अखबारों का गला घोंट दिया। मतलब 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, उसने समाचार पत्रों का गला घोंट दिया। सर फिरोज शाह मेहता ने इस एक्ट का इन शब्दों में विरोध किया कि सरकार की उचित आलोचना को किसी भी हालत में राजद्रोह की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इस एक्ट से न केवल भारत के स्वस्थ राजनीतिक विकास को आघात पहुंचता है बच्चों, बल्कि सरकार के पास भी ऐसा कोई साधन शेष नहीं बचेगा जिससे वह लोगों की सच्ची भावनाओं को जान सके। राष्ट्रीय जागरण में नए मध्यम वर्ग का योगदान। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय जागरण में नए मध्यम वर्ग का भी काफी योगदान रहा। ब्रिटिश शासन ने देश में एक नए मध्यम वर्ग को जन्म दिया, जिसके अंतर्गत मुख्यतः ये लोग शामिल थे: वकील, शिक्षक, चिकित्सक, पत्रकार और साहित्यकार। इस वर्ग का राष्ट्रीय आंदोलन में काफी योगदान रहा। डॉक्टर ताराचंद के ने कहा, अपनी सारी कमजोरियों के बावजूद भारतीय मध्यम वर्ग ने ब्रिटिश शासन को एक चुनौती दी। राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने में यह वर्ग सबसे आगे रहा। कारण था कि भारत में अंग्रेजी साहित्य के माध्यम से जो विचार आ रहे थे, उसके साथ ये वर्ग अनायास ही जुड़ गया। अंग्रेज शासकों को इन लोगों के साथ जो व्यवहार था, वह आंख खोलने वाला था। ये लोग शिक्षित थे, तो भी अंग्रेज शासकों ने उनके साथ मिलना स्वीकार नहीं किया। मध्यम वर्ग के लोगों को अपमान की यह चोट महसूस होने लगी। उपनिवेशवाद का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और भारत का आर्थिक शोषण। विद्यार्थियों, अंग्रेजों ने भारत की आर्थिक नीति का इंग्लैंड के हितों के अनुरूप ढालना शुरू कर दिया। उनका हित इस बात में था कि वे भारत से कच्चा माल प्राप्त करें और ब्रिटिश कारखानों में निर्मित वस्तुएं ऊंचे मूल्य पर इस देश में बेचें। किसानों से इनका माल, रुई, जूट, अन्य कच्चे पदार्थ विलायती कारखानों के लिए कौड़ियों के भाव खरीद लिए जाते थे। अंग्रेजों के भारत में आगमन से
पहले भारत के शिल्प और उद्योग काफी विकसित थे। भारत को सूती वस्त्र उद्योग अपनी गुणवत्ता के लिए काफी प्रसिद्ध था। भारत काफी मात्रा में वस्त्रों का निर्यात भी करता था। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड को भेजे जाने वाले भारतीय माल पर भारी शुल्क लगाने की नीति अपनाई। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। वहां मशीनों द्वारा सस्ती और अच्छी वस्तुएं बनने लगी और भारतीय उद्योगों के लिए इस प्रतियोगिता से में ठहरना या टिक पाना बहुत ही कठिन हो गया था। और इन नीतियों के अतिरिक्त एक और ऐसा कारण था जिसमें भारत के शिल्पों को नुकसान पहुंचा। देसी रियासतें और रजवाड़े समाप्त होने लगे। ये लोग हुनर और उद्योगों को बढ़ावा देते थे। राज दरबारों के उठ जाने से भारतीय दस्तकारों को प्रोत्साहन मिलना बंद हो गया। भारतीयों के ऊपर करों का बोझ बढ़ता चला गया। राज्य के जन कल्याणकारी कार्यों को का क्षेत्र जो है बहुत सीमित होता चला गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी के उन्मूलन, बूढ़ों व बच्चों की देखभाल तथा श्रमिकों के कल्याण के लिए कम बहुत कम खर्च किया जाता था। देश के राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग जो है सेना व पुलिस विभाग खा जाते थे। उच्च सरकारी नौकरियों के संबंध में पक्षपात की नीति ने भी आंदोलन को बढ़ावा दिया। सुरेंद्र बनर्जी ने 1869 में आईसीएस भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की। उन्हें सहायक मजिस्ट्रेट का पद मिला, परंतु 1873 में उनके विरुद्ध कुछ मनगढ़ंत आरोप लगाकर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद विद्यार्थियों अरविंद घोष लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए थे, परंतु उन्हें इस आधार पर सिविल सेवा से लेने से इनकार कर दिया कि वे घुड़सवारी की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। इन सब घटनाओं की पढ़े लिखे भारतीयों ने उच्च स्वर में निंदा की और उन्होंने महसूस किया कि इतना अपमान इन्हें इसलिए सहन करना पड़ रहा है क्योंकि वे गुलाम हैं। सुरेंद्र बनर्जी ने कहा, हमारी स्थिति बोझा ढोने वाले पशुओं जैसी बन चुकी है। संक्षेप में विद्यार्थियों हम यही कहना चाहेंगे कि भारत के आर्थिक शोषण ने राष्ट्रवाद के विकास में बहुत मदद पहुंचाई। भारत के आर्थिक शोषण ने राष्ट्रवाद के विकास में मदद पहुंचाई। राष्ट्रवाद में हमको बहुत मजबूती प्रदान करी और देशवासियों ने भली भांति ये समझ लिया था कि जब तक अंग्रेज देश में रहेंगे तब तक हमें आर्थिक दास्ता से मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों उपनिवेशवाद की भारतीय अर्थव्यवस्था ने भारत के आर्थिक शोषण ने भारतीय राष्ट्रवाद को और अधिक मजबूती प्रदान करी। जैसे कि धार्मिक शोषण ने मजबूती प्रदान करी, उसी प्रकार से आर्थिक शोषण ने भी मजबूती प्रदान करी। इसके बाद विद्यार्थियों राष्ट्रीय जागरण के राजनीतिक कारण। लॉर्ड लिटन 1876 में 1880 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे और उनके दमनकारी शासन का परिचय निम्नलिखित घटनाओं से हम देख सकते हैं। लिटन के शासनकाल में एक शस्त्र संबंधी अधिनियम आर्म एक्ट बना जिसके अनुसार सरकारी लाइसेंस के बिना कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता था। भारत में रहने वाले अंग्रेजों या एंग्लो इंडियन समाज के लोगों पर यह कानून लागू नहीं होता था। इस एक्ट में भारतीयों ने अपने को अपमानित महसूस किया। 1877 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विसेज में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई और इसका सीधा सा अर्थ यह था कि भारतीयों को जानबूझकर उच्च प्रशासनिक नौकरियों से बाहर रखा जा रहा था। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बनाया गया जिसकी भारतीयों ने कड़ी आलोचना भी की थी। 1880 में लॉर्ड रिपन भारत का गवर्नर जनरल बना और वह एक उदार विचारों का व्यक्ति था तथा कुछ अन्य सुधारों के साथ साथ भारत की न्याय व्यवस्था में भी सुधार करना चाहता था। उन दिनों भारतीय मजिस्ट्रेटों व जजों को यह अधिकार नहीं था कि वे भारत में रहने वाले यूरोपियन लोगों के मुकदमे सुन सकें। रिपन ने इसे अन्यायपूर्ण व्यवस्था माना। उसकी कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य मिस्टर इल्बर्ट 1883 ईस्वी में एक भारतीय मजिस्ट्रेटों व न्यायाधीशों को यूरोपियन अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार प्रदान करता था। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने इसके विरुद्ध एक ऐसा आंदोलन छेड़ दिया कि लॉर्ड रिपन को उनके आगे झुकना पड़ा। बिल इस रूप में पास हुआ कि सिर्फ भारतीय जिलाधीश और सेशंस जज ही यूरोपियन लोगों के मुकदमे सुन सकेंगे, मजिस्ट्रेट नहीं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों यूरोपियन अपराधी ये मांग कर रहे थे कि जज मुकदमा का निपटारा जूरी के परामर्श से करें। जूरी के आधे सदस्य यूरोपियन अथवा अमेरिकन होते थे। इल्बर्ट बिल विवाद से भारतीयों को बड़ा आघात पहुंचा और उन्होंने महसूस किया कि हम दास हैं और इसलिए हम अपने ही देश में बेगाने बन चुके हैं।
फलस्वरूप विद्यार्थियों, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने भारतीयों को आत्मनिर्भर और स्वाभिमान बनने का पाठ पढ़ाया। तो इसलिए विद्यार्थियों धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवादी भावना उग्र हो चुकी थी। भारतीय राष्ट्रवाद जो है काफ़ी अधिक मजबूत हो चुका था। इसके साथ ही विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार एंड